Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about hereditary spherocytosis. So let's start our topic. देखिए हमने जो है इससे इससे जो पहली वीडियोस हैं उनके अंदर हमने नॉर्मोसिटिक एनीमिया का जो जनरल कंसेप्ट है वो कर लिया। ठीक है, हमने बात की कि जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया ये दो टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ तो ये होता है कि अंडर प्रोडक्शन हो, ओके, अंडर प्रोडक्शन होती है। यहाँ पेरिफेरल जो रेड ब्लड सेल है उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं हिमोलिसिस। हिमोलिसिस। अब जो अंडर प्रोडक्शन है, अंडर प्रोडक्शन की होती है बोन मैरो जो होता है उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो। ओके, हिमोलिसिस क्या होती है कि जो यहाँ तो हिमोलिसिस हमारे पास दो टाइप की होगी, यहाँ तो इंट्रावेस्कुलर होती है या एक्स्ट्रावेस्कुलर होती है। हमने बात इसकी इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर होती है, ओके, या एक्स्ट्रावेस्कुलर होती है। अब इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर से क्या मुराद है? इंट्रावेस्कुलर मीन के जो ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होगी, इसे हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर से मुराद के जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है हमारे पास, जो स्प्लीन या हमारे पास लिवर या लिम्फ नोड के अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, जो मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रॉय करवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस। तो देखें हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है हमारे पास। नॉर्मल देखें जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होता है ये बाई कनकेव शेप का होता है। किस शेप का होता है? बाई कनकेव। और इसकी जो होती है ना, इसको कुछ जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास साइटोस्केलेटन होते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। ठीक है, साइटोस्केलेटन। ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, टीदर किए होते हैं, अटैच किए होते हैं। ठीक है, और इनको अटैच करने वाला जो होती है, इनको कुछ प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं टीदरिंग प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है? टीदरिंग प्रोटीन होती है। यहाँ पे जो इनको साइट जो इसके साइटोस्केलेटन को मेम्ब्रेन के साथ, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती हैं, कुछ हमारे पास प्रोटीन होती हैं। उन प्रोटीन को हम कहते हैं टीदरिंग प्रोटीन। ठीक है, टीदरिंग प्रोटीन, ये है हमारे पास टीदरिंग प्रोटीन। अब ये जो टीदरिंग प्रोटीन है इनका क्या नेम है? ये कौन कौन सी हमारे पास होती है? ये हमारे पास होती है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एंड कायरन। ठीक है, स्पेक्ट्रम होती है हमारे पास, एंड कायरन होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड कायरन होती है बैंड 3.1। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो टीदरिंग प्रोटीन होती हैं, जिन्होंने साइटोस्केलेटन को टीदर करवाया होता है। किसके साथ? जो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच करवाया होता है। ओके, तो ये हमारे पास टीदरिंग प्रोटीन है। अब होता क्या है हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर? इशू क्या होता है कि ये जो होता है इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है। ये जो हमारे पास टीदरिंग प्रोटीन है ना, स्पेक्ट्रम एंड कारण और बैंड 3, ये इनका डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये डिफेक्टिव प्रोटीन होती है। ओके, इनके अंदर क्या होता है, टीथरिंग जो प्रोटीन्स होती हैं ये डिफेक्टेड होती हैं, या इनकी प्रोडक्शन जो जीन ये बना रही होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, या तो इनकी प्रोडक्शन ही होती है डिफेक्टिव, जो इनकी प्रोडक्शन है वो अब नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से ये जो होती है साइटोस्केलेटन को अपने साथ मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं कर पाती। ठीक है, जब साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होगा तो अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास बाई कनकेव शेप जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है, अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन इसकी जो होती है, इसने साइटोस्केलेटन ने इसको मेनटेन किया हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर को, इसको बाई कनकेव शेप को। अब होता क्या है कि यहाँ से जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन की ना ब्लेब बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लेब, क्योंकि साइटोस्केलेटन इसको जो होता है अपने साथ वो इसको स्टेबल नहीं किया हुआ। तो ये जो होते हैं ये ब्लेब बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये ब्लेब बनते हैं, अब ये जो होते हैं रेड ब्लड सेल, ये जाता है स्प्लीन के पास। जब ये स्प्लीन से गुजरता है, ये देखें यहाँ से जब स्प्लीन से गुजरेगा, जब ये स्प्लीन से पास करेगा तो स्प्लीन में ये जो ब्लेब बने होंगे, मैक्रोफेजेस देखेंगे और इन ब्लेब को ना रिमूव करवा देंगे। जब इन ब्लेब को रिमूव करवा देंगे तो अब क्या होगा, अब ये जो होगा ना, इनका ब्लैब रिमूव होते जाएंगे और इनकी मेम्ब्रेन जो होगी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो शेप होगी ना इनकी चेंज होगी, शेप इनकी स्फीरोसाइट शेप हो जाएगी। ठीक है, तो इसके नेम से ही आप याद रखना स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, तो इनकी शेप होगी वो स्फीरोसाइट जो की तरह की शेप हो जाएगी। ओके, क्यों? उसका उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो ब्लैब बनते हैं ये वाले, ये ब्लैब रिमूव हो जाते हैं, स्प्लीन इसको रिमूव कर देती है और इसकी जो होती है वो, और ये जो मेम्ब्रेन इसको मेंटेन नहीं कर पा रही साइटोस्केलेटन इसको, ठीक है, मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। इनका जो होता है वो शेप होती है वो स्फीरोसाइट हो जाती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसका शेप इस तरह की हो जाती है। पहले इनकी बाइकन केव होती है जो रेड ब्लड सेल है, अब इनकी स्फीरोसाइट शेप हो जाती है। कब क्या होता है, अब ये जो होते हैं स्फीरोसाइट होते हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये जब दोबारा स्प्लीन में से, ये देखें जब ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये आगे स्प्लीन के अंदर जा रही है, तो स्प्लीन में जब ये दोबारा पास करेंगे तो अब स्प्लीन की जो हमारे पास कैपिलरी सिस्टम है ये नैरो सा होता है। तो अब जहाँ यहाँ से जब पास करेंगे तो ये हमारे पास स्फीरोसाइट है, पहले इस तरह बाई कनकेव होते थे तो ईजिली पास कर देते थे।
अब इनका सरफेस एरिया जो होता है ये देखें, ये स्फीरोसाइड शेप होंगे और इसकी वजह से यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और इनको मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इनको जो है इनगल्फ करेंगे और इनकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। जब इनकी डिस्ट्रक्शन करवाएंगे तो अब होगा क्या, जब मैक्रोफेजेस फॉर एग्जाम्पल इनकी डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, रेड ब्लड सेल इसके अंदर आ गए और इनकी डिस्ट्रक्शन करवा दी है, जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसके अंदर चेंज होती है, जब हीमोग्लोबिन रिलीज चेंज इसके अंदर होगी, ये ग्लोबिन में, ठीक है, ये होगी इसकी ग्लोबिन में टूट जाएगी और हीम के अंदर, और ये जो हीम होगी आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरन के अंदर, और आगे प्रोटोपोरफायरन डिफरेंट जो होता है स्टेप से गुजरेगी और ये जो होगी कन्वर्ट हो जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब ये ब्लड के अंदर किसके साथ अटैच होगी आके, ये अटैच होगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगी वो हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। और ये जाएगी हमारे पास लीवर के पास, और लीवर इनकी जो होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके अंदर अगर नॉर्मल की बात करें तो ये प्रोसेस होता है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, ये जब जाती है तो लीवर जो होता है इनको, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा को, जिससे क्या होता है उनको बिलीरुबिनीमिया हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज रेज कर जाता है। अब इसका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड के अंदर रेज किया होगा जिसकी वजह से उनको जॉइंटिस होती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास स्फीरोसाइटोसिस है, हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस, इसके अंदर होता क्या है, ये इसको एक बार रीड करते हैं। तो ये डिफेक्ट होता है रेड ब्लड सेल साइटोस्केलेटन, जो टीथरिंग प्रोटीन होती है ना उनका डिफेक्ट होता है। वो कौन सी प्रोटीन है हमारे पास, एनकाइरन, स्पेक्ट्रन एंड बैंड 3, और ये हमारे पास एमसीक्यू है, ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन है, ओके, ये होती है। और जब फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं होती, मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके साथ अटैच नहीं होती, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है जिसकी वजह से ब्लेब बनते हैं। जब उसके ब्लेब बनेंगे तो उसको जो होंगे हमारे पास ब्लैब बनेंगे और वो लॉस्ट होते जाएंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस उनको रिमूव करते जाएंगे। एक टाइम इस तरह ऐसा आएगा कि सेल्स होंगे वो लॉस ऑफ मेम्ब्रेन रेंडर सेल राउंड, सेल जो होंगे वो स्फीरोसाइट राउंड शेप हो जाएंगे, ठीक है, स्फीरोसाइट शेप हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ डिस्क शेप। पहले थे वो डिस्क शेप बाई कनकेव शेप, अब वो राउंड शेप हो जाएंगे, ओके। तो फिर क्या होगा, स्फीरोसाइट आर लेस एबल टू मैनूवर थ्रू स्प्लीनिक साइनोसाइड। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब ये राउंड सेल होंगे तो ये लेस मैनूवर है, ये जो होंगे ये पास नहीं कर पाएंगे जो स्प्लीन की जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है, लाइक जो उसकी कैपिलरी सिस्टम है, उससे जब पास नहीं करेंगे, जब उससे पास नहीं करेंगे तो मैक्रोफेजेस को इन्गल्फ करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, कंज्यूम बाय मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस कंज्यूम करेंगे रिजल्टिंग इन अनीमिया, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो उनको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब लिबॉर्टरी फाइंडिंग, अब इसकी फाइंडिंग क्या होती है, फाइंडिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास स्फीरोसाइटोसिस होते हैं ना, अब देखें मैंने आपको ये देखें, ये जो बाई कनकेव थे ना रेड ब्लड सेल बाई कनकेव, अब इसमें क्या था कि इसकी जो पेरिफेरल एरिया था यहाँ पे, ये जो था यहाँ पे इनकी जो होती है वो जो होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट जो इधर ये पार्ट होना ना, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती क्योंकि ये जो होता है ये इसकी नैरो सा पार्ट होता है, तो इधर हीमोग्लोबिन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, ओके। बट अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप हो गया है। जब ये राउंड शेप हो जाएगा और ये जो हीमोग्लोबिन होगी ये हीमोग्लोबिन सेंटर में भी आ जाएगी। वैसे नॉर्मल अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो सेंट्रल पेलर होता है, पेल होता है सेंटर एरिया, अब इसके अंदर अगर सेंटर में भी हीमोग्लोबिन आ जाएगी तो हम कहेंगे इसका लॉस, जब हम पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे तो लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर। तो जो सेंट्रल वाला एरिया था वो पहले पेल होता था, अब वो पेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्पीरोसाइट हो गए हैं और जो हीमोग्लोबिन थी वो सेंटर में आ जाएगी, ओके। लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर होगा। आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, रेड ब्लड सेल हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट हमारे पास जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है ना, देखें आर डी डब्ल्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होगी ये इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या होता है हमारे पास जो इसकी जो विड्थ होती है उनके उसकी रीज़न क्या होती है ज़्यादा होने की। देखें ये थे हमारे पास रेड ब्लड सेल, नॉर्मल अगर बात करें रेड ब्लड सेल थे उनका एक सेम साइज़ होता है, ठीक है। तो अब इनकी जो विड्थ होती है वो इनकी जो होती है हम देखते हैं तो वो हमें जो होती है वो नॉर्मल मिलती है। जब रेड ब्लड सेल लगे इनकी ब्रेन लॉस हो रही है, कोई सेल बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, ठीक है। तो जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे हमारे पास आर डी डब्ल्यू, तो आर डी डब्ल्यू हमें क्या मिलेगी, आर डी डब्ल्यू के अंदर हमें जो होगी वो रेज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनका अब किसी का साइज ज़्यादा होगा किसी का कम होगा जिसकी वजह से आर डी डब्ल्यू इनकी ज़्यादा हो जाएगी, ओके। अब उसके बाद ये पॉइंट आपने याद रखना, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, ये क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन है उसको हम कहते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो रेज हो जाती है। इसकी क्या रीज़न होती है, मैंने बताया कि ये फॉर एग्जांपल सेल था तो इसके अंदर जो होती है ब्लेब बनते हैं और ये ब्लेब रिमूव होते जाते हैं। जब ये ब्लेब रिमूव होते हैं तो अब इसकी मेम्ब्रेन तो कम हो गई है, मेम्ब्रेन कम होती जा रही है, साइटोप्लाज्म तो उतना ही है,
है। अब साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है हीमोग्लोबिन, ओके, साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन। तो जब इसकी हीमोग्लोबिन पहले थी इसके अंदर, ठीक है, अब ये जो इसके ये जो पार्ट है ये लॉस हो गए, ये वाले इसकी जो सेगमेंट है, जब ये लॉस हो गए तो अब जो हीमोग्लोबिन उतनी पड़ी हुई है, जब हीमोग्लोबिन उतनी पड़ी हुई है तो जब हम उसको चेक करेंगे उसकी कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये लॉस हो चुकी है। जब मेम्ब्रेन लॉस हो चुकी है तो अब उसके अंदर कंसंट्रेशन जो हीमोग्लोबिन की है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। अब इसकी लेबॉरेटरी फाइंडिंग में हमें क्या मिला, उसके अंदर में सेल जो होते हैं वो लोज जो स्फीरोसाइट शेप होती है सेल की, ठीक है। जब हम पेरिफेरल स्मीयर करवाते हैं तो हमें राउंड सेल मिलते हैं, ओके, हमें जो होते हैं राउंड सेल मिलते हैं। और सेंटर के अंदर होता है उसके अंदर पेलर नहीं होता, सेंट्रल पेलर नहीं होता। और RDW जो होता है हमारे पास वो इनका इंक्रीज किया होता है। क्या इंक्रीज किया होता है, RDW इनका जो होता है वो इंक्रीज किया होता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद देखें मीन कार्पस्कुलर जो हीमोग्लोबिन MCHC है वो इसका इंक्रीज किया होता है। अब क्या होता है उसके अलावा फाइंडिंग क्या मिलती है, स्प्लीनोमेगाली होती है। जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ये वाले तो उनको स्प्लीन जो होता है इनलार्ज किया होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि देखें प्रॉब्लम कहाँ पे है, स्प्लीन पे। स्प्लीन के अंदर क्या पड़े हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को इनगल्फ करते हैं, क्योंकि ये अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल है इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। जब इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इनको इनगल्फ करते जा रहे हैं, उनकी हो जाती है हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ मैक्रोफेजेस। जब इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी मैक्रोफेजेस की तो अब क्या होगा, अब जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ओके। अब उसके बाद देखें, अब इसके बाद अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है स्प्लीनोमेगाली होगी और जॉइंटस होगी। जॉइंटस क्यों होगी, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ किया होगा। और ये मैंने इससे पहली वीडियो में मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा देखें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगी और इनको गॉल स्टोन का रिस्क होगा, ठीक है। इसकी क्या रीज़न होती है, गॉल स्टोन जो होती है वो बनती है बिलिरुबिन गॉल स्टोन जो होती है उसका रिस्क क्यों ज़्यादा होता है, जब इतनी ज़्यादा हमारे पास लीवर के पास, ये देखें लीवर के पास आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये है लीवर, ठीक है। अब लीवर के पास जब हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रही है, इसने कॉन्जुगेशन होना है तो इतनी ज़्यादा जो बिलिरुबिन आएगी, और वो जब बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा हो रही, जब उसकी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा इसके अंदर स्टोर होगी, जो हमारे पास किसके अंदर स्टोर होगी, गॉल ब्लैडर के अंदर। जब इसके अंदर स्टोर ज़्यादा होगी गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इधर स्टोर ज़्यादा हो रही है हमारे पास जो होगी, हमारे पास जो बाइल स्टोर होगी है, जब ये बाइल ज़्यादा स्टोर होगी जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी बाइल के अंदर, ठीक है। जब उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बाइल के अंदर, जब भी बिलिरुबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए बाइल के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है उसको स्टोन बनने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टोन का रिस्क ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनको स्टोन का रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द गॉल स्टोन होगा। और फिर उसके बाद क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जब भी स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं उस कंडीशन को कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस, ठीक है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस। अब उसके अलावा देखें हमारे पास और क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस विद पेरोवायरस B19। तो जो हमारे पास B19 पेरोवायरस जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है, उनको रिस्क होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस। अब ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है, ये है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो, ओके, ये है बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर क्या होती है, हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस होती है, ओके। हेमेटोपोइसिस में हमारे पास रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, इससे हमारे पास जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है। सारे सेल जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो इससे बन रहे होते हैं। तब होता क्या है कि जो पहले ही हमारे पास रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो आगे डिस्ट्रक्शन हो रही है ब्लड वेसल के अंदर, जो हमारे पास आउटसाइड द बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, स्प्लीन के अंदर इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है और बॉडी को जो है रेड ब्लड सेल चाहिए, क्योंकि अनीमिया है तो ये जो होगी ये बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बाहर भेज रही होगी और इसकी जो होगी पीछे रिजर्व होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पीछे से प्रोडक्शन वो कर रही है तो इसका रिजर्व कम हो जाएगा जो पीछे है। अब क्या होगा, अगर किसी को इस दौरान किसी को जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाए, किसका, B19 का, जो पेरोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसका इन्फेक्शन होगा तो ये जो होगा ना 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक के लिए जो होता है ना वो स्टॉप कर देता है, किसको स्टॉप करता है 1 वीक के लिए, ये 1 वीक के लिए स्टॉप कर देता है हेमेटोपोइसिस को। अब हेमेटोपोइसिस 1 वीक के लिए स्टॉप हो जाएगी। जब हेमेटोपोइसिस स्टॉप हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल तो चाहिए थे, रेड ब्लड सेल पहले ही बॉडी के अंदर बॉडी में कम है, अब उधर से इधर से भी स्टॉप हो गया तो रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर बहुत उसको जो होता है सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, सीवियर एनीमिया होगा, प्लस उसको जो बाकी सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल है उनका काउंट भी कम हो जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं ए प्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि अगर किसी को पेरोवायरस B19 का उस दौरान इन्फेक्शन हो जाए तो ये 1 वीक के लिए हेमेटोपोइसिस को स्टॉप कर देते हैं।
अब इसका जो डायग्नोज है ये तो हमारे पास थी, इसकी क्लिनिकल और लेबोरेटरी फाइंडिंग में हमें ये मिलता है, ठीक है। अब जब डायग्नोज है, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम डालते हैं रेड ब्लड सेल को, इसमें जब रेड ब्लड सेल को डालते हैं तो अब क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जो भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जब इसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, ये जो सोल्यूशन होता है ये रेड ब्लड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो फ्लूइड, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगा तो रेड ब्लड सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज कर देगा, साइज इंक्रीज कर देगा। तो अब इसकी जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है वो तो इसके साथ अटैच ही नहीं है, उसने मेम्ब्रेन को मेंटेन ही नहीं किया हुआ। जब मेम्ब्रेन को मेंटेन नहीं किया हुआ तो ये जो सेल्स हो गए ये बस्ट हो जाएंगे, ठीक है, बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो इससे हमारा, हमें जब देख लेंगे तो जब इसका कलर होगा चेंज होगा, जब हम चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे इसका जो ओस्मोट जो हमारे पास फ्रेजिलिटी टेस्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हम किस कंडीशन में होता है, स्फीरोसाइटोसिस में, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। देखिए, टेस्ट विच रिवल इंक्रीज स्फीरोसाइट फ्रेजिलिटी इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ओके। देन उसके बाद देखें ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट हमारे पास जो होती है स्प्लीनेक्टमी करते हैं। तो स्प्लीनेक्टमी हम क्यों करते हैं कि ये देखें ये है हमारे पास स्प्लीन। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, स्प्लीन ही तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस हैं वही तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो होती है स्प्लीन को ही रिमूव करवा देते हैं। जब स्प्लीन को रिमूव करवा देंगे तो इससे क्या होगा, अनीमिया तो रिजोल्व हो जाएगा उसका, ठीक है। उसको जो अनीमिया हो रहा था वो रिजोल्व हो जाएगा। बट जो स्फीरोसाइट है, जो ये सेल्स है, ये देखो ये हमारे पास इस तरह बाइकन केव था, अब इसके जो थे ये स्फीरोसाइट हो गए सेल, ये जो हो गए ये परसिस्ट रहेंगे। ये क्यों परसिस्ट रहेंगे, इसकी रीज़न क्या होती है कि देखें ये हमारे पास परसिस्ट क्यों रहते हैं। जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो जस्ट स्प्लीन में नहीं होता, वो लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा किस में प्रेजेंट होता है, और लीवर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फ नोड और लीवर में भी प्रेजेंट होता है। अब जब इधर से कुछ ना कुछ हमारे पास जो ये हमारे पास ब्लड ब्लड सेल गुजरेंगे तो इनकी जो ब्लेब्स होंगे वो रिमूव होते जाएंगे। जब रिमूव होते जाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में आ जाएंगे, राउंड फॉर्म में आ जाएंगे, स्फीरोसाइट की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजोल्व नहीं होगा, बट जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी, हिमालसिस हो रही थी, वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया जो होगा वो नहीं उसको रिजोल्व हो जाएगा। बट स्फीरोसाइट हो गए वो परिजिस्ट रहेंगे। जब उसकी हम पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे तो हमें स्फीरोसाइट मिलेंगे फिर भी, ठीक है। और एक और पॉइंट, होल जोल बॉडीज, होल जोली बॉडीज मिलती है। ये क्या होती है, देखिए जब बोन मैरो से जब बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट रह जाते हैं, कुछ जो रेड ब्लड सेल के फ्रेगमेंट रह जाते हैं किसके, डीएनए के। ये जब उसके बाद स्प्लीन से पास करते हैं तो स्प्लीन जो होती है इनको फ्रेगमेंट को रिमूव करवा देती है, इन फ्रेगमेंट को रिमूव करवा देती है। ये जो फ्रेगमेंट है इनको रिमूव करवा देती है। और रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे पास इसके अंदर कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट नहीं होता जब स्प्लीन से पास कर जाता है। तो अब स्प्लीन रिमूव करवा दी, जब स्प्लीन को हमने करवा दिया रिमूव, ये रिमूव हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करवा दिया तो अब ये जो रेड ब्लड सेल हो गई इसके अंदर कुछ ना कुछ जो फ्रेगमेंट पड़े हुए, ये देखें ये फ्रेगमेंट है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि स्प्लीन ही नहीं है। जब स्प्लीन नहीं है तो इस फ्रेगमेंट को हम कहते हैं होल जोल बॉडीज, ठीक है, होल जोल जोली बॉडीज, ओके, होल जोली बॉडीज। अब इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं। तो ये देखें ये है हमारे पास रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये है हमारे पास जो होते हैं फ्रेगमेंट पड़े हुए होल जोली बॉडीज़ हैं, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल है और इसके अंदर हमारे पास ये होल जोली बॉडीज़ पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये वाली होल जोली बॉडीज़, ये वाली, ठीक है, ये होल जोली बॉडीज़ पड़ी हुई है, ओके। तो ये आपने याद रखना, ये क्यों होती है, जब स्प्लीन रिमूव करवा दें तो वो रेड ब्लड हमारे पास डीएनए सेगमेंट होते हैं उसको रिमूव, फ्रेगमेंट होते हैं उसको रिमूव नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से होल जोली बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। देन उसके बाद देखें इनकी जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल है। अब देखें इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है इसका सेंट्रल जो होता है वो सेंटर पेलर जो होता है वो लॉस हो गए। नॉर्मली तो ये होता है ना जब रेड ब्लड सेल देखते हैं तो यहाँ पे सेंटर के अंदर ये पेल होता है, बाकी जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन फिल होती है इस तरह, ठीक है। ये डिस्क शेप का होता है। अब यहाँ पे देखें कि सेंटर जो एरिया है वो पेलर जो होता है लॉस ऑफ पेलर, इसके अंदर पेलर नहीं है। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर MCHC का काउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरी रीज़न मैंने अब एक रीज़न जो है, सॉरी, इसकी जो रीज़न है वो क्या होती है, वो ये होती है कि सेल जो होता है वो बाइकन केव होता है पहले, अब जो होता है वो स्फीरिक जो होता है स्फीरोसाइट की शेप हो जाता है, राउंड शेप हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो होती है हीमोग्लोबिन इधर से वो सेंटर में आ जाती है, ओके। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। चलिए जी, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसको एक बार हम जो है जनरल से इसको रीड करते हैं।
इसके जो पॉइंट्स हैं, देखिए इसके अंदर जो होता है ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है। ओके, इनहेरिटेड डिफेक्ट है, इसके अंदर जो टीथरिंग प्रोटीन होती है उनका डिफेक्ट होता है। वो कौन सी, इनकायरन स्पेक्ट्रम और बैंड 3 होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो उसकी उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता, मेम्ब्रेन के ब्लेब बनते हैं। ठीक है, जब उनके ब्लेब बनेंगे और वो जो ब्लेब बनेंगे वो लॉस होते रहेंगे, जब लॉस होते रहेंगे तो उसका जो शेप होगी वो स्फीरोसाइट हो जाएगी। ठीक है, अब फिर क्या होगा, स्प्लीन के अंदर जब से ये पास करेगी तो उसके जो मैक्रोफेजेस होंगे उसको रिमूव करवा देंगे, उसको अनीमिया हो जाएगा। लेबॉरेटरी फाइंडिंग में हमें क्या मिलता है, उसके अंदर हमें जो होता है लेबॉरेटरी जो फाइंडिंग होती है उसमें हमें क्या मिलता है, हमारे पास स्फीरोसाइट मिलते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलता है, लेबॉरेटरी फाइंडिंग के अंदर स्फीरोसाइट मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर हमें जो मिलता है वो स्फीरोसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, स्फीरोसाइट्स मिलते हैं। ओके, लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर। ठीक है, तो सेंट्रल पेलर जो होता है वो लॉस हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया इसकी रीज़न क्या होती है। देन उसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद हमारे पास RDW इंक्रीज होता है, मीन कार्पस्कुलर जो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन होती है ये भी हमारे पास जो होती है इंक्रीज हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली होती है, जॉन्डिस होती है। ठीक है, और गॉल स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है इनके अंदर। और ए प्लास्टिक, अगर किसी को B19 का जो इन्फेक्शन हो जाए पेल्विक वायरस का, तो उसको ये प्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं। डायग्नोज करते हैं, हमारे पास ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है। ओके, जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम जो होता है रेड ब्लड सेल को डालते हैं, तो उससे हम टेस्ट करते हैं। तो और हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास स्प्लीनेक्टमी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे पास सिकल सेल एनीमिया।